लाहौर धमाके में जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान एजेंसी एनडीएस के मुलव्विस होने के सबूत सामने आ रहे हैं और इनका मकसद एफएटीएफ इजलास मुतासिर करना था। और अभी कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क को भी पकड़ा गया है। फिर भी भारत का जो मकरू किरदार है ब्रिगेडियर साहब, वो दुनिया को नजर क्यों नहीं आता है? दरअसल दुनिया को नज़र आता है, मगर दुनिया जो है वो अपने लालच में ऐसे अंधे हुए हैं कि बाकी दुनिया के ममालिक को तो छोड़े। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब से हम साल में 4 अरब डॉलर का तेल ख़रीदते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो 40 अरब डॉलर का तेल ख़रीदता है। इसलिए वो मुसलमानों के ये जो मसला है कश्मीर का, इसके ऊपर पाकिस्तान के साथ साथ देने को तैयार नहीं। तो इंडिया की जो मंडी है उसको वो एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल कर रहा है, और मेरे ख्याल में उनके आसाब पे पाकिस्तान ऐसे सवार है कि न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि यूएई से, सऊदी अरब से, पूरे यूरोप से और अमेरिका में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा करता रह रहा है, और इसके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट्स वो स्पेंड करता रहा है। जो डिसइंफो लैब थी जिसने खुद ही अपने तौर पे जो इंडियन नेटवर्क है स्वास्तिका या क्या नाम उनका है, उसको बेनकाब किया है कि ये यूएन के जो एजेंसीज़ है, जो हेग में एजेंसीज़ है, वहाँ पर ये लोगों को भेजते हैं और उनको स्क्रिप्टेड तकरीर या रिसर्च देते हैं कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये करें। और ये यूरोपियन पार्लियामेंट में जो लोग हैं उनको ब्राइब करके, उनको रिश्वत देकर उनसे पाकिस्तान ख़िलाफ़ जो है वो बयानात दिलवाते रहते हैं। और उसके अलावा उनकी पाकिस्तान इंडिया में जो है वो मेहमानदारी करके उनको मुफ्त टिकट देकर वो मंगवाते हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, कश्मीर के ख़िलाफ़ जो हमारा स्टांस है उसके ख़िलाफ़ नैरेटिव्स बनाए हुए हैं। और मेरे ख़्याल में बहुत बड़े लेवल के ऊपर वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के ऊपर। ये एक ज़रिया नहीं है कि आपने देखा कि वो बेसिकली अमेरिकन है जो कि गुजरांवाला में पकड़ा गया है, यानी उनको भी पैसे दे के दुबई से बुला के और उनसे ये काम करवा रहे हैं। दहशतगर्दी ओपन दहशतगर्दी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने को तैयार नहीं, उनकी मंडी की वजह से। कई जगहों पे मिसाल के तौर पे जो डिसइंफो लैब ने जो कुछ बाहर दिखाया दुनिया को कि यूएन के अंदर जो स्टूडेंट जाते हैं और वहाँ पर वो जो है उनको तकरीर लिख के देते हैं, और हमारे कुछ लोग जैसे ये हकानी साहब कराची यूएस से आके इधर हॉलैंड में उनके साथ मिलते हैं। हमारे मुल्क के लोग जो यहाँ से एक खातून वकील थी और उनको बार बार जो है वो यूरोप से मिलते थे सर्टिफिकेट कि इसने ये अच्छा किया, उसका तमाम एक्सपोज हो गया, और वो किसी ने पाकिस्तान के अलावा किसी ने किया है। और जितने अमाउंट वो खर्च कर रहे हैं, इंडिया अभी थोड़ा थोड़ा एक्सपोज हो रहा है। अमेरिका के अंदर जो आरएसएस के नाम से वो उन्होंने तंजीम बनाई है, एचएसएस जिसको वो कहते हैं, वो अंडर क्रिटिसिज्म आ रही है। इस तरीके से यूरोप के अंदर अंडर क्रिटिसिज्म ये आ रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो तो मेरे ख़्याल में उसके अशर एशीर भी नहीं किया हुआ है इंडिया के ख़िलाफ़, जो एक्चुअली जो होता है उसको ट्रांसमिट करे बाकी दुनिया में। शायद पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया ने यूरोप में लोग रखे हुए हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, उनको वो तमाम वो कागज़ बना कर देते हैं कि ये आपने बताना है, ये आपने कहना है।
लेकिन ऐसे ऐसे इनका ये जो गेम है ये एक्सपोज हो गए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अभी FATF के अंडर है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इंडिया जो है पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। ये जो जितनी एक्टिविटीज़ है इनके लिए जो पैसा जाता है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ही जाता है। और जी, इंडिया जी। जो है का बहुत ज़्यादा नेटवर्क है दुनिया के अंदर। हिंदू हर जगह पे मौजूद है और मेरे ख्याल में उनकी प्रेजेंस से फ़ायदा उठाकर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी कर रहे हैं। और जब तक दुनिया रियलाइज़ नहीं करती कि दुनिया में वाहिद मुल्क जी। जो कि एक दहशतगर्द मुल्क है और उनकी जो तंजीम है पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में है वो एक दहशतगर्द जी। तंजीम है। RSS जो है उनके ठीक। जो ख्यालात हैं ठीक है। वो जर्मनी के सेकंड वर्ल्ड वार से पहले जो नाजिस थे उनके जी, जी। फुटस्टेप्स में वो चल रहे हैं। ठीक है और मेरे ब्रिगेडियर ख्याल साहब। में जब तक वो ठीक। कुछ करते नहीं हैं इंडिया बहुत नुकसान जी, जी। पहुंचा सकता है पूरी ठीक है। दुनिया को। ठीक है जाना पाकिस्तान साहब। तो शायद ठीक है। वो कुछ ना कर सके, लेकिन पूरी दुनिया को वो नुकसान ठीक है पहुंचा जी, ठीक सकते है, हैं। आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जना साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना। अब जना साहब अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और ये लाहौर धमाके में ये जो गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों के मुलविस होने के बाद अब पाकिस्तान की जो खारिजा पॉलिसी है उसकी हिकमत अमली स्ट्रैटेजी क्या होगी आपके मुताबिक? देखिए, खारजा पॉलिसी हमारी, जहाँ तक अफगानिस्तान के हुकूमत ने वादा किया है कि यहाँ पे हुकूमत हम वो तस्लीम करेंगे जो कि ब्रॉड बेस्ड होगी, यानी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शामिल होंगे। इसमें हमारा खारजा पॉलिसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये कि हम ये चीज़ खुद लागू नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में अफगानियों को हम पाबंद नहीं कर सकते कि वो ज़रूरी, या तालिबान को कि वो ज़रूरी तौर पे ये काम करें। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड स्टेप लें जहां रशिया, ईरान, चाइना और पाकिस्तान ये मिल के इस खित्ते के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए काम करें। और एक है हमारी इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। रशिया ने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का इंदिया दिया है, अदा किया है। तो ये यहाँ पे खित्ते को स्टेबल करने के लिए ये रीजनल अप्रोच जो है वो हमें फॉलो करनी होगी। रहा इंडिया का मसला, तो यहाँ पे एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अमेरिका के साथ अब हमारी वो इक्वेशन नहीं रही, क्योंकि वो इंडिया के पार्टनर हो गए, इंडिया के इत्तेहादी हो गए। हम इंडिया को समझते हैं कि हमारा वो नंबर 1 दुश्मन है, इंडिया हमें समझता है। हम समझते हैं चाइना हमारा इत्तेहादी है, जबकि अमेरिका चाइना को नंबर 1 एनिमी समझता है। तो अब आप अमेरिका से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपको इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक लेवल पे रख के सोचे, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना के दे, वो नहीं होगा। हमें कम से कम फॉरेन पॉलिसी ये रखनी चाहिए कि अमेरिका को हम एंटेगनाइज ना करें, नाराज ना, उनके कोई बिला वजह लेफ्ट साइड पे ना जाएं। हम उनको, उनके साथ एक बायलैटरल रिलेशनशिप ऐसी रखें जो कि आप समझें कि उनकी जो न्यूसेंस वैल्यू दुनिया में है, जहां FATF में और इधर उधर वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, वो कम से कम करें। जी। बाकी तो उनके और हमारे रास्ते अलग हो चुके हुए हैं। तो भारत दुश्मन है, वो भारत रहेगा, लेकिन अब चाइना, रशिया वगैरह से सपोर्ट लेने के लिए हमें उधर ज्यादा डिप्लोमेटिक एक्टिविटी करनी होगी। तो ये मैं समझता हूँ रीजनल पॉलिसी हमारी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा ही अमनो यकजहती के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत पे आपको पता है जोर दिया, और पाकिस्तान इंट्रा अफगान जो अमन अमल है उसको आसान बनाने के लिए भी हम कह सकते हैं कि मुखलिसाना कोशिश भी कर रहा है। लेकिन गुज़श्ता कई बरसों में जो TTP उसने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर कई तबाहकुन हमले किए हैं। ये जो तहरीक तालिबान की मौजूदगी से पाकिस्तान के अमन को ख़तरात लाहक हैं, इस मसले को आप कैसे देखते हैं? दरअसल अभी अफ़गानिस्तान में सिचुएशन चेंज होने वाली है। यहाँ से अमेरिका जा रहा है और मेरे ख्याल में उसके साथ ही जो इंडियन प्रेजेंस है या इंडियन की जो वो इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये भी अभी डिक्लाइन पे चला जाएगा। और मेरे ख्याल में उनको सबसे गुस्सा इसी के ऊपर है। अब वहाँ पर जो सबसे मजबूत क़ुव्वत है वो अभी तालिबान है। और तालिबान को अभी जब ये अमेरिका जा रहा है तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सरेंडर कर रही है और बहुत बड़ी तादाद में
वो अमेरिकन असला तालिबान के हाथ लग रहा है। इस तरह आर्मड कार्स हैं, काफ़ी सारी सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां हैं, वो तमाम तालिबान के हाथ आ रहा है। मेरे ख्याल में तालिबान को थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये एक्स्ट्रा जो वेपन्स है और सामान है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे तालिबान और भी मजबूत होंगे। तालिबान जो है वो एक दफ़ा वार्निंग दे चुके हैं ये टीटीपी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले। इसके अलावा टीटीपी के ख़िलाफ़ हमारे जो बॉर्डर है वो पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। हमने यहाँ पर अभी फेंसेस लगाए हुए हैं। यहाँ पर पहले ट्राइबल एरिया था, ट्राइबल एरिया में एफसीआर का कानून था, वो न इधर का था न उधर, तो हमने उसको एब्रोगेट किया है और उसकी जगह पाकिस्तानी कानून जो है वो बॉर्डर तक, ज़ीरो लाइन तक जो है उसको राइज किया है। एफसी को बहुत राइजिंग हो रही है, रीऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो ये बॉर्डर अभी पहले से ज़्यादा मजबूत है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से एक ख़तरा जो है वो शायद कम होगा इंशाअल्लाह, या उसको मीट करने के लिए हम बेटर प्रिपेयर्ड है। इसके अलावा सियासी पॉलिटिकल जो पॉलिसी है हमारी ये होनी चाहिए कि अमेरिका को और इंडिया को हमें आउट समझना चाहिए। अभी यहाँ पर जो है सोवियत यूनियन के इंटरेस्ट से वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को नियर अब्रॉड कहते हैं, वहाँ पर अपना बॉर्डर समझते हैं, तो उनको भी काफ़ी दिलचस्पी है कि अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब ना हो। इसी तरह चाइना को भी दिलचस्पी है कि हालात ना हो, पाकिस्तान को भी दिलचस्पी है कि हालात ख़राब ना हो, ईरान को भी यही दिलचस्पी है, और मेरे ख्याल में कुछ हद तक टर्की भी इसमें दिलचस्पी रखता है। तो मैं समझता हूँ कि हम ये जो रीजनल पावर्स हैं इनको इकट्ठा करके अफ़गानिस्तान के मसले का हल, जो हम अमेरिका को भी सजेस्ट करते रहे हैं लेकिन वो उसके ऊपर कान नहीं धरते थे, लेकिन ये जो ममालिक है ये तो एक्चुअली इंटरेस्टेड है कि अफ़गानिस्तान में हालात ठीक हों। इसलिए एक सियासी तस्फिया, ये जो एंटागोनिस्ट है, ये जितने भी यहाँ पर पावर ब्रोकर हैं, इनको बिठाकर इनके अंदर एक सियासी तस्फिया, यानी एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट जिसमें सबको हिस्सा मिले और यहाँ पर खाने जंगी न हो, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। ठीक है जनरल साहब, क्या ये अफगानिस्तान क्यों खतरनाक खाना जंगी की तरफ जा रहा है, और ये जो अफगान फोर्सेस है क्या अमरीकी इनखला के बाद तालिबान का मुकाबला कर सकेंगी? देखें, एक चीज तो वाज़ेह है कि अमेरिका भी इसकी स्टेबिलिटी में अब दिलचस्पी नहीं रखता था, तभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि मुज़ाकरात कामयाब कराए जाए, वो निकल गए कि जो है होता रहे। यहाँ पे दो स्पॉयलर्स थे, अशरफ गनी जो कि अपनी हुकूमत नहीं छोड़नी चाहता था, भारत जो कि मसाइल पैदा कर रहा था वहां पे दहशतगर्दी वगैरह करा के, तो ये अमेरिका के नाक के नीचे हो रहा था। अशरफ गनी उनका आदमी था, भारत उनका इत्तेहादी था, अमेरिका ने इनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अब आज अगर देखें तालिबान फतूहात हासिल कर रहे हैं, अगर कल तालिबान वैसे काबिज हो जाएं तो क्या अशरफ गनी के लिए ये बेहतर नहीं था कि कुछ गिव एंड टेक की बुनियाद पे वैसे मामला सेटल कर लेता, चले कुछ तालिबान को फालतू मिल जाता या तालिबान के साथ उनकी कुछ शराइत ज्यादा मान लेता, तब भी इस मुल्क में अमन रहता और मामला जो है वो मफाहमत से तय होते। लेकिन यहाँ मुश्किल यही है कि इन सबको अपने मुफादात अजीज हैं, अपने मुल्क का अमन अजीज नहीं है। नतीजा ये है कि अशरफ गनी अपनी सदारत बचाते बचाते और भारत के साथ ये चिपके रहे, वो वहां से टेररिज्म कराते रहे। अल्टीमेटली आज मुल्क टर्मोइल में है, और अगर तालिबान ने बजोर शमशीर, बजोर ताकत, अपने हथियार के जोर पे काबुल पे कब्जा किया, तो लाजमन अशरफ गनी का टोला होगा, फिर अब्दुल्ला के लोग होंगे, वो इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, तो अमन नहीं आ सकेगा। अमन लाने के लिए जरूरी था कि सबके साथ बातचीत की जाए। मुझे वैसे अंदाजा यही होता है, मेरा अपना ज़हन ये कहता है कि तालिबान इस चीज को समझते हैं, वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आके वो काबुल के ऊपर हावी होके या काबुल पहुंच के हो सकता है कि सबको कहें आओ अब मुज़ाकरात कर लो हमारे साथ, तो हो सकता है कि ये अमल भी कर लिया जाए, और अगर ये होता है तो फिर वहां पे अमन आ जाएगा, स्टेबिलिटी होगी अफगानिस्तान में।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, आखिरी 2 मिनट है जनरल साहब, पहले आपसे और फिर यही सवाल मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछूंगी कि ये जो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो एयरबेस देने से इनकार का फैसला है, वाइट लिस्ट की दीवार बन गया कि हमने वो जो एयरबेस देने से इनकार कर दिया, अब वाइट लिस्ट की दीवार बन गया वो इनकार? देखिए, मेरा अपना अंदाजा है कि हम ये दे भी देते तब भी उन्होंने ये हमें रखना था ग्रे लिस्ट में, और उसकी वजह यही है कि ये लगातार आपको अंडर प्रेशर रखेंगे। अमेरिका को अगर एक चीज आप दे दें तो उसका मुतालबा वहां खत्म नहीं होता, वो आपको कुछ और सुना देगा उसके बाद, और वो डू मोर का कहता कभी खत्म होता ही नहीं। तो इसलिए ये बेहतर था कि आपने पहले ही ये कह दिया कि जनाब हम आपके साथ ये काम करने को तैयार नहीं है, वरना तो आप फंस जाते। ये तो हमारा तजर्बा, अगर हमने कुछ सीखा है तो वो यही है कि आप उनको एक चीज, उनकी एक डिमांड मान ले तो उनकी अगले दिन फिक्री आ जाती है, तो वो बिल्कुल लिमिट नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल जो किया वो ठीक ही किया। जी, ठीक है, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी इसी सवाल का मैं जवाब लेना चाहूँगी कि जो हमने इनकार किया एयरबेस देने से, अब ये वाइट लिस्ट की दीवार बन गया हमारे लिए? दरअसल मैं समझता हूँ कि हमारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। जब हमने सी पैक को एक्सेप्ट किया है और सी पैक मैक्सिमम जो है वो बलूचिस्तान के ज़रिए जाता है, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि एक तरफ सी पैक हो, चाइनीज़ इंटरेस्ट हो, और उससे 60 मील के फासले के ऊपर हम अमेरिका को कोई बेस दे दें। तो ये हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं था, हम बेस दे ही नहीं सकते थे उसे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अप्रोच ये है कि अमेरिका क्यों चीन के साथ लड़ाई के ऊपर जो है मुसर है। असल में चाइना जो है एक राइजिंग इकनॉमिक पावर है, और उसकी इकॉनमी या उसकी जो दुनिया के साथ मईशत है उसमें हिस्सा लेने का पूरा हक है। और मेरे ख्याल में दोनों मिलकर, चाइना और अमेरिका मिलकर दुनिया को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, बनिस्बत इसके कि वो ये एटीट्यूड रखे कि चीन चूँकि तरक्की कर रहा है तो इसलिए हमारा दुश्मन है। मेरे ख्याल में चीन ने कभी मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन नहीं की है। वो अपनी मिलिट्री बना रहा है, लेकिन उसने कई समंदरों में अपने बेड़े नहीं भेजे। और अमेरिका बिल्कुल मिलिट्री तरीके से ये मेरे ख्याल में दोनों स्टांसेस जो है वो एक जैसे नहीं है। अमेरिका को सोचना चाहिए कि तिजारत तो सबका हक है, और मेरे ख्याल में दुनिया में चीन इस एटीट्यूड के साथ अमेरिका से काफ़ी निकल जाएगा जब तक अमेरिका अपना मिलिटरिस्ट जो उनका एटीट्यूड है उसको चेंज नहीं करता। जब तक कि आपको कोई मिलिटरीली चैलेंज नहीं करता, मेरे ख्याल में आपको हक नहीं है कि आप अपनी मिलिट्री के साथ पूरे दुनिया में फिरते रहें। मेरे ख्याल में आखिर में इंडिया भी एक वक्त पे आएगा कि चाइना के साथ तिजारत पे मजबूर होगा। ठीक है जी, जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।